हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। आज की वीडियो गार्डनिंग से रिलेटेड एक कंप्लीट गाइड है। इसमें हम गार्डनिंग के बेसिक्स पे डिस्कस करेंगे और थोड़े से एडवांस लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। हम गार्डन के लेआउट से लेकर के कंपोस्ट एरिया, सीड सिलेक्शन, गार्डनिंग सप्लाईज, टूल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट और बहुत सी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ भी मालूम नहीं है तो भी आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये वीडियोस आप देख पाएँ और सब्सक्राइब बटन के साथ लगा हुआ छोटा सा बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गार्डनिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। यानी आपका गार्डन जो है वो ऑर्नामेंटल गार्डन भी हो सकता है और किचन गार्डन भी हो सकता है। ऑर्नामेंटल गार्डन वो होता है जहाँ पर हम फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर एवरग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, लेकिन उसमें सब्जियाँ या फिर फ्रूट्स वगैरह नहीं होते। और किचन गार्डन वो होता है जहाँ पर हमारे किचन से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किचन गार्डनिंग पर। इस वीडियो को देखने के बाद फ्रेंड्स, आप अपने किचन की बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें अपने ही लॉन या बालकनी या छोटे से भी गार्डन से हासिल कर सकेंगे। किचन गार्डनिंग के लिए आपके पास अवेलेबल स्पेस में एक अच्छा सा लेआउट बना लीजिए। आप चाहें तो आपको बहुत सारे ऐसे लेआउट्स जो हैं वो पिंटरेस्ट पर या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप अपने घर के हिसाब से उसको पेपर पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने जो लेआउट आप लोगों के साथ शेयर किया है ये आप देख सकते हैं कि ज़मीन में बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, लेकिन इसको पार्टीशन करके बेड्स में डिवाइड कर दिया है और हर बेड में जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स ग्रो की गई हैं। अगर आपके पास इतनी स्पेस नहीं है और आप सिर्फ बैल्कनी में गार्डनिंग करना चाह रहे हैं तो आप अपना डिज़ाइन अपने हिसाब से बनाएंगे। लाइक अगर आप ग्रो बैग्स में उगाना चाह रहे हैं तो फिर आपको स्टैंड्स चाहिए होंगे और ग्रो बैग्स चाहिए होंगे। अगर आप ग्रो बैग्स की 2 लाइन्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो पीछे वाले लाइन में आप वो प्लांट्स लगाएंगे जिनकी हाइट ज़्यादा होती है और आगे की तरफ आप वो प्लांट्स लगाएंगे जिनकी हाइट छोटी होती है। तो इस तरह आप थोड़ी स्पेस में भी ज़्यादा चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप वर्टिकल गार्डनिंग भी कर सकते हैं। वर्टिकल गार्डनिंग में हम ज़मीन पे फैलाने की बजाय सब्जियों को ऊपर की तरफ को ग्रो करते हैं। अपने गार्डन को या लॉन को किचन गार्डनिंग के लिए डिज़ाइन करते हुए आपने प्लांट्स को भी जहन में रखना है, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सन लविंग होते हैं, यानी उन्हें 8 घंटे या फिर इससे ज़्यादा धूप चाहिए होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सेमी शेड्स वाले प्लांट्स होते हैं और उन्हें जो है 6 या 4 घंटे की धूप चाहिए होती है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो शेड लवर्स होते हैं। शेड लवर्स प्लांट्स का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई अंधेरा चाहिए या उनको बिल्कुल आप कहीं गहराई में करके छुपा के रख दीजिए, लेकिन वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें 2 से 4 घंटे की धूप चाहिए होती है। गार्डन को डिज़ाइन करने के बाद आप ज़ाहिर है पॉट्स रेडी करेंगे और सॉइल यूज़ करेंगे। तो अब आपने ये देखना है कि आपने जो आपके पॉट्स हैं, अगर आपने उनको ज़मीन पर रखना है तो आप 50% गार्डन सॉइल और उसके साथ 50% कोई भी अच्छी सी कंपोस्ट या काऊ डंग मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बालकनी में या फिर टेरेस गार्डनिंग करना चाह रहे हैं तो यकीनन आप चाहेंगे कि सॉइल मीडियम थोड़ा सा लाइट हो। ऐसे में आप अपने सॉइल मिक्स के साथ ज़्यादा मिकदार में कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट जो होती है ये मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी रखती है और इसके साथ साथ ये काफ़ी लाइट वेट होती है, तो छत पे रखने के लिए या बालकनी में रखने के लिए आइडियल होती है। किचन गार्डनिंग का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सीड सिलेक्शन।
आप चाहें तो आपके किचन में मौजूद पकी हुई सब्जियों के बीजों को इस्तेमाल करके भी ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो आम तौर पर नर्सरी में मिलने वाले जो बीज हैं उनको लगा करके भी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं, यानी जिन्हें हम देसी बीज कहते हैं उससे भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप हाइब्रिड सीड्स जो हैं उनको प्रेफर कीजिए, क्योंकि हम पॉट्स में गार्डनिंग कर रहे होते हैं या छोटे पैमाने पर गार्डनिंग कर रहे होते हैं घर में, तो इसलिए आपको कुछ ऐसी वैरायटीज़ चाहिए जिनके प्लांट्स की हाइट कम हो लेकिन उस पर फ्रूटिंग ज़्यादा हो, डिजीज़ रेजिस्टेंस हो और कॉम्पैक्ट जो है प्लांट्स बने। आप मेरे प्लांट्स को देख सकते हैं, इसमें आपको पत्तों से ज़्यादा फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, जबकि इस केस में कि अगर आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छी वैरायटी ना हो, यानी जब आपने सीड चूज़ किया था तो ये इसके ऑपोजिट भी हो सकता है। तो इमेजिन करिए कि 3 माह के बाद जब आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो आपको उतनी अच्छी हार्वेस्टिंग करने को नहीं मिलेगी, तो फिर आपका 3 माह का टाइम भी वेस्ट हो जाता है। सो इसलिए पहले ही बहुत ही ध्यान से अच्छा सीड सेलेक्ट कीजिए, और सीड सेलेक्ट करते हुए ख़ास चीज़ ये है कि हमेशा हर सीज़न में आने वाला फ्रेश सीड जो है वो इस्तेमाल कीजिए और रिलायबल डीलर से ही सीड्स खरीदिए। सीड्स को ग्रो करने की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। यहाँ बात कर लेते हैं अब पॉट साइज़ की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप हमेशा वेजिटेबल के अकॉर्डिंग ही पॉट्स को चूज़ करेंगे। अगर आपने वेजिटेबल ऐसी ग्रो की जो कि बेल वाली हो, या फिर उसको ज़्यादा गहरी सॉइल चाहिए हो, बड़ा पॉट चाहिए हो, लेकिन आपने उसको छोटे पॉट में लगा दिया तो भी आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। पौधा बज़ाहिर ग्रो तो कर जाएगा, लेकिन या तो एक टाइम के बाद आकर के उसकी फ्रूटिंग स्टॉप हो जाएगी, या आप लोगों को बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। बेल वाली सब्जियों के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर हो सके तो उन्हें ज़मीन में लगाइए, क्योंकि पॉट्स में चाहे आप कितना भी बड़े साइज़ का पॉट ले रहे हैं, एक टाइम के बाद आकर के उसमें फ्रूटिंग कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन बेल वाली सब्जियों की न सिर्फ ऊपर से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है, बल्कि उनकी जड़ भी उतनी ही नीचे बढ़ रही होती है, तो ज़मीन उनके लिए आइडियल होती है। अगर आपके पास थोड़ी स्पेस है तो आप बेल वाली सब्जियों को वर्टिकली ग्रो करिए, या तो कोई अच्छा सा ट्रेलिस बना लीजिए सपोर्ट के लिए, या फिर कोई अगर पुराना दरख्त है साथ तो उस पर चढ़ा दीजिए। फ्रेंड्स, लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं उनका रूट सिस्टम बहुत ही छोटा होता है, तो इसके लिए आप शैलो पॉट्स या फिर बड़े साइज़ के टब भी यूज़ कर सकते हैं जिनकी डेप्थ इतनी ज़्यादा ना हो, वो तब भी आसानी के साथ ग्रो कर जाती हैं। जैसे कि आप पालक अगर उगाना चाहें, या धनिया, पुदीना, सैलेड लीफ, ये सारी ऐसी सब्जियां हैं जो कम गहराई वाले पॉट्स में भी ग्रो कर जाती हैं। रेडिशेस भी आसानी के साथ, यानी जो छोटी वाली रेडिश होती है, सैलेड वाली रेड रेडिश, वो आप आसानी के साथ शैलो पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं। शिमला मिर्च, टमाटर या बैंगन वगैरह को ग्रो करने के लिए 10 इंच से ज़्यादा बड़े साइज़ का प्लांटर जो है वो चूज़ करिए, क्योंकि अगर आप इससे छोटे साइज़ के पॉट्स में इनको ग्रो करेंगे तो ये ग्रो कर जाएंगे, इस पर फ्रूटिंग भी होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन हो सकता है 10 इंच से नीचे के पॉट्स में आपको शायद बैंगन के एक पौधे पे 2 बैंगन मिल जाए, या फिर थोड़ी सी और छोटे साइज़ की मिर्चें मिल जाएँ, या फिर छोटी छोटी सी शिमला मिल जाए। लेकिन अगर आप एक प्लांट को 12 इंच के या फिर इससे बड़े साइज़ के पॉट्स में लगाएंगे तो आपको एक प्रॉपर साइज़ की वेजिटेबल जो है इनसे हार्वेस्ट करने को मिलेगी। तो जब भी आप इन वेजिटेबल्स के लिए ग्रो बैग चूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि ये बड़े साइज़ का हो। ये जो मिर्चें मैं आप लोगों के सामने हार्वेस्ट कर रही हूँ, ये बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी है जो कि मैंने अभी तक हार्वेस्ट की है। इस पे बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग भी हुई है, फ्लावरिंग भी साथ साथ हो रही है, और नई मिर्चें भी बन रही हैं। मैंने तकरीबन 12 इंच का जो ग्रो बैग है वो इसके लिए इस्तेमाल किया है। कुछ इसमें 10 इंच के भी हैं, लेकिन दोनों में ही मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। मैंने एक ग्रो बैग के अंदर सिर्फ एक ही प्लांट जो है ग्रो किया है, और चूँकि ये हाइब्रिड चिलीज़ थी तो इनके प्लांट्स की हाइट काफ़ी अच्छी हो गई थी, और तकरीबन 2.5 फीट का 3-3 फीट का जो है प्लांट इसका मौजूद है, आप देख सकते हैं, और इस पर काफ़ी तादाद में मिर्चें लगी हुई हैं।
तो जहाँ पर बाकी फैक्टर्स का कमाल है इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए, वहाँ पर पॉट साइज़ भी बहुत मैटर करता है। तो अगर आप भी इस तरह की हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ पॉट साइज़ जो है वो चूज़ करना है। पॉट्स की अगर बात की जाए तो आप किसी भी तरह के पॉट्स में नहीं ग्रो कर सकते हैं। लाइक अगर आप ग्रो बैग में करना चाहें तो भी बेस्ट है। अगर आप चाहें तो क्ले पॉट्स यूज़ कर सकते हैं, सीमेंट के पॉट्स भी आप यूज़ करते हैं, या फिर आपके घर में पड़ी कोई भी ऐसी बकेट्स या फिर कोई टब्स जो कि आपने वेस्ट कर दी हों, या फिर फ्रूट क्रेट्स होते हैं, उन सभी में आप मिट्टी को भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र्स की। तो इससे पहले कि मैं आपको फर्टिलाइज़र्स के बारे में डिटेल से बताऊं, यहाँ पर एक ख़ास बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि फ़र्टिलाइज़र यूज़ करना जितना ज़रूरी है और अच्छा है प्लांट्स के लिए, उतना ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है अगर हम इसका एक्सेसिव यूज़ करें। तो आप कभी मत सोचिए कि जो फ्रूटिंग है या फ्लावरिंग है वो शायद हम ज़्यादा फर्टिलाइज़ कर देंगे तो प्लांट ज़्यादा देने लग जाएगा। इनफैक्ट प्लांट जो है वो शॉक में चला जाता है और बाज़ दफ़ा लीफ क्लोरोसिस हो जाता है, पत्तियों का रंग पीला होने लग जाता है ओवर फर्टिलाइज़ करने की वजह से। तो आपने कभी भी प्लांट्स को ओवर फर्टिलाइज़ नहीं करना, बल्कि एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही उनको हमेशा आप फर्टिलाइज़ करेंगे। फर्टिलाइज़र्स दो तरह की होती हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स। किचन गार्डनिंग के लिए मेरी प्रेफरेंस जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स ही होती हैं, और मेरे पास उसकी काफ़ी वाइड रेंज है, जिससे मैं प्लांट की सब तरह की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो दोनों को ही मैं ऑर्गेनिकली ट्रीट करने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा बहुत सारा हिस्सा जो है वो हमारा किचन वेस्ट भी पूरा करता है, जबकि सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स मैं अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज़ करती हूँ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में जो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं वो काऊ डंग मैन्योर है, इसके अलावा मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है, वर्मी कंपोस्ट है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा जो उसकी कैल्शियम डेफिशिएंसी है उसके लिए रॉक फॉस्फेट भी यूज़ की जाती है, ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तरह तरह की लिक्विड टीज़ जिन्हें हम कहते हैं वो भी बना के दी जाती है, यानी कंपोस्ट टी। उसमें ये होता है कि आप इन्हीं तकरीबन खादों को जो है ओवरनाइट डिप कर देते हैं या 2 से 3 दिन के लिए डिप करते हैं, जैसे बायोजाइम बनाया जाता है। तो उस जो लिक्विड पानी होता है उसको हम यूज़ करते हैं, तो इसे हम कंपोस्ट टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र्स के अलावा हम प्लांट्स की रूट फिलिंग भी करते हैं। जब आपके प्लांट्स इतने बड़े साइज़ के हो जाते हैं कि उन पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्लावरिंग भी हो रही होती है, तो इस तरह से आप उसकी ज़मीन को नरम कर लेते हैं और उसके बाद आप उसके अंदर बिल्कुल जड़ों के करीब करके कोई भी अच्छी सी कंपोस्ट या मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र या काऊ डंग मैन्योर को जो है मिला देते हैं। याद रखिए, जब आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को सॉइल में मिलाते हैं तो हमेशा ऊपर की मिट्टी को हटा लीजिए। उसके बाद जड़ों में आपने जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करना है वो देंगे, और जो आपने मिट्टी निकाली है उसके बाद उससे आप उसको फिल करेंगे, यानी उसको कवर कर देंगे। अगर ये सन से एक्सपोज हो जाती है तो इसमें जितने भी ज़रूरी बैक्टीरियाज़ होते हैं वो मर जाते हैं, और ये आप कह सकते हैं कि ये कंपोस्ट भी डेड हो जाती है और प्लांट के किसी काम की नहीं रहती। तो इसे सॉइल से वापस कवर करना बेहद ज़रूरी होता है। रूट फिलिंग के अलावा जो एक फर्टिलाइज़र मैं बहुत यूज़ करती हूँ वो है बनाना पील फर्टिलाइज़र। तो घर में जितने भी बनानास के छिलके पड़े होते हैं उसको ओवरनाइट में डिप कर देती हूँ, और सुबह में उसके पानी को डाइल्यूट करके अपने तमाम फ्लावरिंग वाले या फ्रूटिंग वाले प्लांट्स को देती हूँ, और मुझे उसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा सीवीड फर्टिलाइज़र, ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और ह्यूमिक एसिड, ये दोनों भी मेरी फेवरेट फर्टिलाइज़र्स हैं और ये भी मैं प्लांट्स को देती हूँ। इसे हम इस तरह से पानी के अंदर डाइल्यूट कर लेते हैं और इस पानी को सारे पौधों को दे देते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और आपके प्लांट्स को अपने पूरे पीरियड के अंदर, यानी कि जो भी इनका पूरा सीज़न होता है उसमें सिर्फ 2 से 3 दफ़ा चाहिए होते हैं। ये आप इनको बार बार नहीं देते। इनका काम सॉइल में मौजूद न्यूट्रिशंस को प्लांट्स तक पहुंचाना होता है।
अगर आप चाहें तो आप अपने वेजिटेबल वाले प्लांट्स को भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर्स होती हैं और इसमें बहुत ही तरह तरह की वैरायटीज़ आती हैं। कुछ तो बिल्कुल रेडी फर्टिलाइजर्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन वो फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए जो उसकी पैकेजिंग होती है उस पर आप देखिए कि एक नंबर मेंशन किया गया होता है, जैसे 15 15 15। सो बेसिकली क्या होता है कि NPK एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है। ये तीनों चीज़ें प्लांट्स को चाहिए होती हैं। तो आपने देखना है कि वो रेशियो क्या बताए हुए। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस और K जो है वो पोटेशियम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो प्लांट जब बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज में होता है तो उसे नाइट्रोजन चाहिए होती है। आप ये कह सकते हैं कि बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र चाहिए होती है। तो 10 10 10 या फिर 15 15 15 वाली जो है ये आप थ्रू आउट प्लांट को दे सकते हैं, छोटी स्टेज से लेकर के इसके बड़े होने तक। जब आपका प्लांट फ्रूटिंग से भर जाता है तो उस टाइम पर आप इन्हें ऐसे फर्टिलाइज़र देंगे जिसमें इसका लास्ट वाला नंबर यानी कि K जो है वो थोड़ा सा हाई होगा, यानी 15 15 15 की बजाय जो है 10 15 45 की रेशो वाला भी आप दे सकते हैं। या समटाइम्स पहला नंबर यानी नाइट्रोजन 0 होता है और लास्ट नंबर 45 होता है, यानी ऐसा फर्टिलाइज़र जिसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा हाई होता है। ये फ्रूटिंग वाली स्टेज पे प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इससे फ्रूट का साइज़ भी बड़ा होता है, उसका कलर भी ज़्यादा ब्राइट होता है और वो ज़्यादा जूसी और टेस्टी भी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं प्लांट्स की पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट की। ये बहुत ही ज़रूरी है। प्लांट जो हेल्दी होता है वही हेल्दी फ्रूट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। प्लांट्स को हम ऑर्गेनिकली भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी हो जाती है पौधे को तो काफ़ी सारी बीमारियां जो है वो सोपी सोल्यूशन के साथ, और एक ये जो ख़ास मैंने आप लोगों के साथ टिप शेयर की थी, राख जो है इसको हम सारे पत्तों के ऊपर फैला देते हैं और नेक्स्ट डे हम इसको वॉश कर देते हैं। तो ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त आसान सा टोटका रहता है। इसके अलावा आप 1 लीटर पानी के अंदर कुछ कतरे शैम्पू मिला लीजिए, थोड़ा सा कतरे इसी तरह से वेजिटेबल ऑयल के मिला लीजिए। इसको अच्छे से शेक कर लीजिए और अपने प्लांट्स को इसे अच्छे से वॉश कर दीजिए। फ्रेंड्स, राख को पत्तों के ऊपर गिराना और ये जो सोपी सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया है, ये दोनों मेरे आजमाए हुए टोटके हैं और बहुत ही मुझे सूट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इनको यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स पर और कम ही है कि मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े। लेकिन अगर आपके प्लांट के साथ कोई वायरल इशू हो गया है या किसी वायरस का अटैक हो गया है तो उस प्लांट को आपको अपने लॉन में से ख़त्म करना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पूरे लॉन में स्प्रेड हो जाता है और उसका हल कम ही है कि निकाला जा सके। इवन अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट पर भी जाएं तो जब प्लांट्स जो है वो किसी वायरस से एक्सपोज हो जाता है तो उसका कोई सलूशन नहीं रहता सिवाय इसके कि आप उसको कट करें और या तो किसी ऐसी जगह पर कर दें जहाँ पर आप इसको मिट्टी के अंदर दबा सकें, या फिर आप उसको अपने लॉन से कहीं दूर फेंक आइए। कॉमनली जो प्रॉब्लम हमारे प्लांट्स फेस करते हैं वो उसमें जो सबसे कॉमन है वो तो है वाइट फ्लाई का अटैक। इसके अलावा एफिड्स हैं, स्पाइडर माइट्स हैं, वायर वॉर्म्स हैं जो कि हमारे सॉइल को बुरे तरीके से ख़राब करते हैं और रूट्स को खाना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये सॉइल में हर वक्त प्रेजेंट रहते हैं, आप इनको कभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना या कंट्रोल में रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा प्लांट वायरसेस हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ जिक्र किया, तो उस कंडीशन में तो खैर आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है कि आप उस प्लांट को ख़त्म कर दीजिए। इसके अलावा कुछ फंगल इश्यूज़ होते हैं जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लाइट। ये चीज़ें अक्सर आपको रोज़ प्लांट पर देखने को मिलती होंगी, जैसे जिस पर येलो धब्बे आ जाते हैं या फिर ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं। या पाउडरी मिल्ड्यू में ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि क्यूकम्बर पर या कुछ वाइनिंग प्लांट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर पत्तों के ऊपर एक पाउडर सा वाइट से धब्बे से नज़र आ जाते हैं। तो ये भी एक फंगल डिजीज़ है। इसका सलूशन ये होता है कि अगर आप इसको ऑर्गेनिकली ट्रीट करना चाहें तो आप बेकिंग सोडा को थोड़े से पानी में मिला करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये उससे भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर आप थोड़ा सा विनीगर ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से थोड़ी सी विनीगर की क्वांटिटी लेकर के उसको 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए और उसका स्प्रे करके देखें। लास्ट में फिर आपके पास ऑप्शन रह जाता है कि कोई भी आप केमिकल फंगिसाइड जो है या फंजीसाइड जो है उसको अपने प्लांट्स पर स्प्रे करिए।
एफिड्स और स्पाइडर माइट्स के लिए तो जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ टिप शेयर की थी वो दोनों ही वर्क करती हैं। अगर आपके प्लांट्स पर एफिड्स का अटैक हुआ है तो आप उसको तेज़ धार वाले पानी से धोएंगे या सोपी सोल्यूशन से धोएंगे तो भी वो वॉश ऑफ हो जाएगा और आपका प्लांट क्लियर हो जाएगा। स्पाइडर माइट्स में आपने नोटिस किया होगा कि एक ब्राउन कलर की बारीक सी एक तह आपके पत्तों के ऊपर जम जाती है। उसके अलावा आपको छोटे छोटे स्पाइडर्स भी नज़र आते हैं। पत्तों के साथ जो है आपको जाला लगा हुआ नज़र आता है। तो आपका प्लांट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग पीला होने लग जाता है और उसके पत्ते जो हैं वो ब्राउन होकर झड़ने लग जाते हैं। तो ये स्पाइडर माइट का जब अटैक होता है तो उसमें इस तरह से होता है। इसे आप राख वाले टोटके से आसानी से कवर कर सकते हैं। अपने प्लांट को अच्छे से राख में जो है लकड़ियों की जो राख होती है उसको लेकर के अपने पौधे पर स्प्रेड कर दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग में आप इसको वॉश कर दीजिए। तो अक्सर इस तरह के जो पेस्ट्स होते हैं वो दम घुटने से मर जाते हैं और आपका प्लांट जो है वो क्लियर हो जाता है। इसी तरह बात की जाए वाइट फ्लाई की तो ये भी प्लांट का रस चूस लेती है और प्लांट के लिए काफ़ी ख़तरनाक होती है। और लास्ट में बात कर लेते हैं फ्रूट फ्लाइज़ के लिए। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लगती हैं क्योंकि ये प्लांट को नुकसान पहुंचाने के बाद खुद कहीं गायब हो जाती हैं और हम कितनी भी स्प्रेस करें कुछ भी करें ये मरती नहीं हैं। बेसिकली ये पौधे को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जब छोटे छोटे फ्रूट्स लग रहे होते हैं चाहे वो वेजिटेबल्स हों या फ्रूटिंग प्लांट्स हों तो ये उसके अंदर अंडे दे देती हैं। अंडे कुछ दिनों बाद छोटी छोटी सुंडियों में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो सुंडियाँ अपनी खुराक की कमी को पूरा करने के लिए उस फ्रूट को अंदर से खाना शुरू करती हैं और फ्रूट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गलकर अपने पौधे से झड़ जाता है और इस तरह आपके लगाए हुए पौधों पर बहुत ही नुकसान होता है। फ्रेंड्स, इन तमाम मसलों का हल सिर्फ पेस्टिसाइड में नहीं है, बल्कि अगर आप अपने लॉन या गार्डन को प्रॉपर्ली चेक करते रहें, अगर आप प्रॉपर्ली मल्चिंग करें यानी कि सॉइल के ऊपर जो है अच्छे से कोई चीज़ ऐसी फैला दीजिए जैसे कोई भूरा या फिर कोई लकड़ियों का भूरा, तो उससे जो नीचे वाले पत्ते होते हैं प्लांट के वो सॉइल के साथ कांटेक्ट में नहीं आते और जब नीचे वाले पत्ते साफ़ रहते हैं, ड्राई रहते हैं, तो वो डिज़ीज़ को ऊपर की तरफ को फैलने से भी रोकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपने प्लांट्स को हेल्प कर सकते हैं, डिज़ीज़ फ्री रख सकते हैं। इसके अलावा आप उनको कोशिश करें कि लीफ के ऊपर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पसंद नहीं करते कि उनके पत्तों के ऊपर पानी फेंका जाए, तो उस चीज़ से भी अवॉइड कीजिए। हमेशा पानी जो है वो सॉइल में दीजिए, ना कि पत्तों पर। अगर प्लांट्स बहुत ज़्यादा गफ हो जाते हैं तो भी डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा फैलती है। सो अगर आपके प्लांट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लीफ का लोड है तो उसको भी टाइम टू टाइम ट्रिम करते रहिए ताकि एयर फ्लो बना रहे और प्रॉपर प्लांट के ऊपर जो है सन पड़ता रहे। अब बात कर लेते हैं वाटर मैनेजमेंट की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि अगर आप एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपने प्लांट्स को वाटरिंग करेंगे, यानी ना तो उनको ओवर वाटरिंग करेंगे ना ही अंडर वाटरिंग करेंगे, तभी आपके जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी बने रहेंगे। सारी न्यूट्रिशंस तो सॉइल में होती हैं और किसने ऐसा करना होता है? ऑब्वियसली रूट्स ने। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो रूट्स गल जाएंगी, तब भी वो न्यूट्रिशंस को प्रॉपरली पौधे के लिए नहीं ले पाएंगी सॉइल से। अगर आप अंडर वाटरिंग करेंगे तो पानी में ही मिल करके वो सारे न्यूट्रिशंस प्लांट्स तक जाते हैं, तो प्लांट्स नीड के टाइम पर पौधे के लिए न्यूट्रिशंस को नहीं ले पाएगा, तभी आपका पौधा डेड हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपने प्लांट्स को वाटरिंग करें। फ्रेंड्स, अगर चिली प्लांट्स की बात की जाए या बैंगन की बात की जाए तो इन प्लांट्स को थोड़ी सी ड्राई सॉइल पसंद होती है, लेकिन अगर बैंगन के पौधों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिया जाए तो जो उसके ऊपर लगा हुआ फ्रूट होता है वो गलने लगता है। इसी तरह शिमला मिर्च को भी अगर आप पूरी तरह से ड्राई कर देंगे सॉइल जो है, तो उसमें क्या होता है कि उनका जो फ्रूट होता है वो गलने लगता है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि फ्रूट के नीचे की तरफ जो है वो कुछ ब्लैक से स्पॉट बने होते हैं। ये एक डिज़ीज़ का नाम है, ब्लॉसम एंड रॉट की वजह से ये प्लांट्स जो हैं ये गल जाते हैं। बेसिकली जो पौधा होता है वो सॉइल में से कैल्शियम को सक नहीं कर पाता। सॉइल में प्रेजेंट होती है लेकिन पानी की कमी की वजह से वो कैल्शियम को सक नहीं कर पाता और इस तरह से जो उसके टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो गल जाते हैं और हमें एक ब्लैक से स्पॉट की माने नज़र आते हैं। अक्सर गमलों पर हमें इस तरह से ग्रीन कलर का मोल्ड जमा हुआ नज़र आता है।
तो इससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस तरह के पॉट्स के ड्रेनेज होल जो हैं वो बंद हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस पॉट में नीचे की तरफ भी आपको काई या ये मोल्ड जो है ये नज़र आ रहा है। तो इसमें भी इस प्लांट के अंदर, इस पॉट के अंदर मैंने बल्ब्स लगाए हुए थे। आप देख सकते हैं कि कोई भी बल्ब नहीं निकले। अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जो सॉइल है ये कुछ अरसा से इस पॉट में पड़ी थी और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये अच्छे से सीप करेगी या नहीं करेगी। आप देख सकते हैं कि उसके सारे बल्ब्स गल गए और उस पर मुझे एक मोल्ड भी नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि पानी जो है वो इसमें खड़ा हो रहा है और प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं कर पा रहा। फ्रेंड्स, ये सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स में मेरी फेवरेट फर्टिलाइज़र है, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी बात करती चलूँ। ये DAP है, बहुत ही आसानी के साथ आपको हर जगह मिलेगी। मैं इसे अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज़ करती हूँ और इससे प्लांट्स का कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन और ब्राइट हो जाता है, क्योंकि ये फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होती है और इसके जो प्लांट्स की रूट को इनकरेज करती है ग्रो करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारी फ्लावरिंग होती है, बहुत अच्छे अच्छे लीफ निकलते हैं और आपके जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने वेजिटेबल प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। 8 से 10 इंच के पॉट में इसके 6 से 7 दाने काफ़ी होते हैं। अगर आपका पॉट साइज़ बड़ा है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसे ओवरडोज बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपके प्लांट्स के पत्ते पीले हो सकते हैं और पीले होकर के झड़ भी सकते हैं अगर आपने इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में किया। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं गार्डनिंग टूल्स की। तो जो बेसिक गार्डनिंग टूल्स होते हैं इसमें प्रूनर शामिल होता है, जिसमें हम प्लांट्स की ब्रांचेस को ट्रिम कर सकते हैं या फिर फ्रूट्स हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वाटर कैन चाहिए होगी, जिससे आप अपने प्लांट्स को शावर कर सकें या फिर पानी दे सकें। और शवल यूज़ करेंगे जो गोडी में हेल्प करता है। इसके अलावा उससे आप जो है, अगर कोई सीडलिंग आपने लगाए हुए हैं तो उनको भी ट्रांसप्लांट करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। अब एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि थ्रेड होता है। ये आपको प्लास्टिक में भी मिलता है और जो जूट की डोरी होती है वो भी यूज़ होती है। वैसे मैं जूट की डोरी जो है उसको प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है और प्लांट्स को डैमेज नहीं करती। ये ज़रूर अपने पास रखिए, क्योंकि अक्सर प्लांट्स को सपोर्ट के लिए जब हम स्टिक्स लगाते हैं तो फिर ये टाई करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा गार्डनिंग क्लिप्स भी होते हैं, अगर आप चाहें तो आप वो भी परचेज़ कर सकते। अपने इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन रखने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हमेशा साफ़ करके या फिर किसी भी सैनिटाइज़र के साथ हमेशा इनको साफ़ करके यूज़ करिए। इस तरह से आपके जो प्लांट्स हैं वो इन्फेक्शन या डिजीज़ फ्री रहते हैं। फ्रेंड्स, ये तो बेसिक गार्डनिंग टूल्स हैं जो कि हर गार्डनर को चाहिए ही होते हैं। इसके अलावा आप एक वाटर स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जैसे मैंने आपको सोपी सोल्यूशन का जिक्र किया, या कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र्स जो हम पत्तों पर डालते हैं यानी फॉलिएज स्प्रे करते हैं, उसमें वो वाटर स्प्रेज आपको हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ जो है डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी होते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में मेरे पास pH मीटर है। ये सॉइल का pH लेवल जो है वो देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही हेल्पफुल होता है। अक्सर गार्डनर्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये सॉइल जो है ये एसिडिक है, या फिर ये सॉइल एल्कलाइन है, पौधों के लिए अच्छी है या पौधों के लिए अच्छी नहीं है, या ये वाले प्लांट्स जो हैं वो एसिड लवर्स हैं, या ये वाले प्लांट्स जो हैं वो नॉर्मल सॉइल पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सॉइल का pH होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि सॉइल में बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब सॉइल का pH जो है ये डिसाइड करता है कि क्या ये सारे न्यूट्रिशंस जो हैं प्लांट तक पहुंचेंगे या नहीं। 5 से 7 तक का सॉइल pH बेस्ट माना जाता है प्लांट्स के लिए। इससे कम अगर हो तो उसे एसिडिक सॉइल कहते हैं और 7 से अबव अगर हो जाए तो उसे एल्कलाइन सॉइल कहते हैं। 5.5 से कम लेवल वाली सॉइल, यदि जिसका pH लेवल कम हो, उस सॉइल में एल्यूमिनियम और मैग्नीज जो हैं वो प्लांट को हाईली अवेलेबल हो जाते हैं और इस तरह की कंडीशन में आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो पॉइजनस हो सकती हैं। इसी तरह प्लांट्स और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सारी चीज़ों को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। 5.5 से 7 के बीच वाले pH को स्लाइटली एसिडिक या फिर न्यूट्रल सॉइल कहा जाता है।
यही पीएच लेवल जो है ये प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है। 7 से अबव हो जाने पर भी सॉइल जो है वो एल्कलाइन हो जाती है और तब भी वो बहुत सारे ज़रूरी एलिमेंट्स जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, बोरोन वगैरह को, जो कि प्लांट को बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, एब्जॉर्ब करने के लायक नहीं रहती। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सॉइल का पीएच क्या होता है। तो चलिए पीएच मीटर की मदद से अब इसको हम चेक कर लेते हैं। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। आप इसका डायल अगर देखेंगे तो इस पर 3 तरह की सेटिंग है। एक तो इसमें ये लाइट शो करता है, दूसरा पीएच बैलेंस शो कर रहा है सॉइल का, और तीसरे नंबर पर प्लांट की सॉइल में मौजूद मॉइस्चर को डिटेक्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पर इसको जो है पीएच वाले साइड पे इस डायल को सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं, और ये इसका लेवल शो कर रहा है जो इस वक्त 5.5 से थोड़ा सा ज़्यादा 6 के करीब है। और इसके प्रूफ में आप देख सकते हैं कि इसके जो प्लांट की हेल्थ है वो कितनी ज़बरदस्त है। ये विंका का प्लांट है और आप इसके लीफ का साइज़ चेक करें, बहुत ही हेल्दी प्लांट है। तो इसका मतलब ये है कि इस सॉइल का पीएच जो है वो प्रॉपर है। और अगर मैं डायल को मॉइस्चर पे चेंज करके देखूं तो इसका मॉइस्चर भी बहुत ही अच्छा सा है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लेमन का प्लांट है और इसके पत्ते आप देख सकते हैं कि पीले रंग के हैं। और जब मैंने इसका सॉइल टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि जो इसकी सॉइल थी वो एल्कलाइन थी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सॉइल के पीएच बैलेंस को आपने कैसे ठीक करना है। अब चूँकि मुझे पता है कि मेरे प्लांट की सॉइल जो है ये एल्कलाइन है, तो मैं इसको एसिडिक साइड पे लाने के लिए इसमें एलूम यानी फिटकड़ी का इस्तेमाल करूँगी। छोटी सी क्वांटिटी को पानी में घोल लीजिए और अपने प्लांट्स में दे दीजिए। इससे आपके प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे और हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि जब तक सॉइल का पीएच जो है वो एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक या फिर न्यूट्रल नहीं होगा, आप चाहे कुछ भी अपनी सॉइल में मिलाते रहें, आपके प्लांट्स हेल्दी नहीं हो पाएंगे। फॉलिज स्प्रे की मैंने बात की तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं फॉलिज स्प्रे के लिए अक्सर एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करती हूँ, और ये भी जो आपके प्लांट्स हैं उनको मज़ीद फ्लावरिंग के लिए इनकरेज करता है। आप भी चाहें तो हाफ़ टी स्पून एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में ले लीजिए, डिज़ोल्व करके तमाम पत्तों पर छिड़के और आपको भी इसी तरह का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, तो अब हमने बात की वाटर मैनेजमेंट की। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी, वो है प्लांट्स की सन रिक्वायरमेंट की। जैसे पौधों के लिए पानी ज़रूरी है, इसी तरह से पौधों के लिए सूरज की रोशनी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बात तो आप सब जानते होंगे कि पौधे अपनी खुराक जो है वो सूरज की रोशनी से बनाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर फूलों वाले और फलों वाले पौधों के लिए, कि उनको दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप मिले। तमाम पौधों को धूप इस तरह से नहीं चाहिए होती। कुछ प्लांट्स जो हैं वो शेड लविंग भी होते हैं या सेमी शेड में रहने वाले भी होते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स वाले यानी फ्लावरिंग वाले या फ्रूटिंग वाले प्लांट्स होते हैं उनको अमूमन 6 से 8 घंटे की ही धूप जो है वो चाहिए होती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपने प्लांट की नीड के हिसाब से ही आप उनको प्लेस करिए, क्योंकि अगर आपने प्लांट की सारी केयर कर ली, उसकी सॉइल बहुत ही अच्छे से बना ली, उसको फॉलिज स्प्रे भी दिया, आपने स्केड्यूल के हिसाब से उनको वाटरिंग भी कर ली, उनको फर्टिलाइज़ भी कर लिया, लेकिन अगर आपके वो प्लांट्स जिनकी नीड 8 घंटे की सनलाइट की है, सूरज की रोशनी से एक्सपोज नहीं होते या 8 घंटे से कम रोशनी मिलती है, तो भी वो अपना खाना मुकम्मल तौर पर नहीं बना पाएंगे। और इसकी वजह से हो सकता है कि या तो उसके ऊपर फ्रूटिंग हो ही ना, या अगर फ्रूटिंग हो भी जाए तो उसका साइज़ बड़ा ना हो, या अगर साइज़ आपको अच्छा मिल भी जाए तो हो सकता है कि एक लिमिटेड टाइम के बाद आकर के वो प्लांट्स फ्लावरिंग करना या फिर फ्रूटिंग करना बंद कर दें। सूरज की रोशनी से प्लांट जो है वो बहुत सारी बीमारियों से भी बचा रहता है। तो इस तरह सूरज की रोशनी जो है एक नेचुरल रिसोर्स है,
आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी। हाँ, इतना आपने ज़रूर ख्याल करना है कि आप प्लांट को जहाँ प्लेस करेंगे वो उसकी नीड के हिसाब से हो। लेकिन अगर आपने लीफी वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा सूरज से एक्सपोज़ किया, यानी अगर आप सिलांट्रो लगा रहे हैं या कोरिएंडर लगा रहे हैं या सैलड लीफ लगा रहे हैं, पालक लगा रहे हैं और इनको आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखा जिसके ऊपर बहुत ही तेज़ धूप पड़ रही होगी, तो इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो धूप में सर्वाइव नहीं कर पाते। या तो उनके पत्ते जो हैं बहुत ही लेगी हो जाते हैं या वैसे ही जल करके ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने प्लांट्स की नीड के हिसाब से उनको सूरज की रोशनी से एक्सपोज करना है। कंपेनियन प्लांट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वो फ्लावरिंग पौधे होते हैं या वो कंपेनियन प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स को हेल्प करते हैं उनकी अच्छी फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए। अगर हम फूलों वाले पौधों की बात करें तो ये आपके लॉन या गार्डन में बीज को अट्रैक्ट करते हैं या बटरफ्लाइज को या दूसरे इंसेक्ट्स को जो है अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये फूलों के ऊपर बैठते हैं और पोलन ग्रेन्स को एक फूल से दूसरे फूल पर ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए आप अपने वेजिटेबल गार्डन में भी जगह जगह पर फूल ज़रूर लगाइए। इस तरह की गार्डनिंग में जो है गेंदे के फूल लगाना जो है ये रिकमेंड किया जाता है कि आप गेंदे के फूल जो हैं वो ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। गेंदे के फूल की तेज़ खुशबू ना सिर्फ हार्मफुल इंसेक्ट्स को रिपेल करती है बल्कि इसका ब्राइट येलो कलर जो है वो बीज को या फिर बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट भी करता है। फ्रेंड्स, हेल्थी प्लांट्स के लिए ज़रूरी है कि प्लांट्स में एयर फ्लो बना रहे। आप जब भी कोई पौधा लगाते हैं तो आप ये देखें कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच कितना फासला है। अगर आप बैंगन लगा रहे हैं या शिमला मिर्च लगा रहे हैं या मिर्चों के पौधे आपने लगाए हैं तो कुछ टाइम के बाद आकर के ये प्लांट्स जो हैं ये न सिर्फ ऊपर की तरफ को ग्रो करते हैं बल्कि बुशी भी होने लगते हैं। तो ऐसे में जब एयर फ्लो कम होता है तो अंदर ही अंदर बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं और काफ़ी आप स्प्रेज करते हैं, बहुत सारा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लांट्स के गफ होने की वजह से वो डिज़ीज़ कंट्रोल ही नहीं हो पाती। ऐसे में ज़रूरी है कि आप पौधों के ऊपर से एक्स्ट्रा लीफ का बोझ उतार दीजिए। ख़ास तौर पर तने के तरफ जो नीचे का हिस्सा आता है, जो ज़मीन के साथ से लेकर के प्लांट के ऊपर के तकरीबन नीचे के 3 इंच जो हैं वो आप बिल्कुल खाली रखिए। आपका तना जो है पौधे का वो नज़र आना चाहिए। इससे जो है एयर फ्लो बना रहता है और प्लांट्स जो हैं वो तरह तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी सारी केयर टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। इनको अप्लाई करके आप भी इसी तरह से ढेरों ढेर सब्जियां जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो इन सब्जियों को ग्रो बैग्स में ग्रो करिए, चाहे तो डायरेक्ट ज़मीन पे लगाइए। लेकिन अगर आप ये चीज़ों को प्रॉपर्ली फॉलो करते रहेंगे तो आप भी बहुत ही अच्छी सी हार्वेस्टिंग अपने घर से कर सकते हैं। ख़ास बात यहाँ पर ये आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि हमारी तरह ही प्लांट्स की भी ज़िंदगी का एक टाइम होता है। एक वक्त के बाद उस पौधे ने ख़त्म होना ही होता है। तो उस टाइम पे आप अपनी एनर्जी प्लांट्स पर ज़ाया मत करिए, उस प्लांट को रिप्लेस कर दीजिए नए पौधों के साथ, क्योंकि हर प्लांट जो है वो सीज़न के हिसाब से होता है। जो एक कुदरत का निज़ाम है उसमें जो पौधा है वो अपने सीज़न के हिसाब से ही फल और फूल लेकर के आता है। तो अगर कोई ऐसा पौधा आपने लगाया है जो कि उस सीज़न का नहीं है तो वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा। ग्रो तो शायद कर जाए, उस पर आपको लीफ भी नज़र आए, थोड़ा बहुत प्रोग्रेस नज़र आएगी, लेकिन अगर उस प्लांट का वो सीज़न नहीं है तो वो कभी भी आपको वैसी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं देगा। तो अगर आपको लगता है कि प्लांट की जो लाइफ है वो पूरी हो गई है तो बेहतर ये होता है कि आप उसको ख़त्म कर दीजिए और उस सीज़न के प्लांट को उस पॉट में जगह दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब कर लेती हूँ थोड़ी सी हार्वेस्टिंग। और कुछ मेरे शिमला के पौधे हैं, कुछ मेरे टमाटर लगे हुए हैं, मैं इनको ज़रा उतार लेती हूँ
और आप लोग जो है मेरी हार्वेस्टिंग को एंजॉय करिए। और मैं आप लोगों को इनकरेज भी करना चाहती हूँ कि आप लोग भी चाहें तो इसी तरह से ढेर वेजिटेबल्स जो है, हर तरह की वेजिटेबल को जो है आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किचन गार्डनिंग न सिर्फ आपकी किचन की नीड्स को पूरा करती है बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है रोल प्ले करती है। आप कितने भी स्ट्रेस्ड हों, आप कितने भी एंग्जाइटी फील कर रहे हों, मैं कम से कम जब अपने लॉन में चली जाती हूँ या अपनी वेजिटेबल्स को देखती हूँ तो मैं बहुत ही रिलैक्स फील करती हूँ। और एक हेक्टिक डे के बाद सबसे बेस्ट प्लेस जो है वो लॉन या गार्डन होता है, जहाँ पर आपको ढेर पौधे नज़र आते हैं, जहाँ पर आपको फ्लावर्स नज़र आते हैं। वहाँ पर बैठ के आप फील कर सकते हैं, आप उन पौधों को देख सकते हैं और जो फ्रूट्स उस पर से आप उतारते हैं वो आपको एक अजीब ही तरह की सेटिस्फेक्शन देता है, चाहे वो आपकी नीड के लिए काफ़ी है या नहीं है। बल्कि मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगी कि इस बेस्ट हॉबी में आप ना सिर्फ खुद इन्वॉल्व होइए बल्कि अपने साथ अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए। गार्डनिंग ना सिर्फ आपके लिए एक हेल्दी एक्सरसाइज है बल्कि आपके पास आपके बच्चों के साथ गुजारने के लिए एक बहुत ही अच्छे से टाइम का बहाना भी है। तो इस तरह से जैसे हम इकट्ठे गार्डनिंग करते हैं, मेरे बच्चे कभी कभी वो मुझे साथ वीडियो बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरी बेटी जो है वो हार्वेस्टिंग कर रही है, क्योंकि बच्चों का फेवरेट पार्ट ये होता है कि जब उनको फ्रूट्स नज़र आते हैं वो ढेर फ्रूट्स हार्वेस्ट करते हैं और वो बहुत खुशी फील करते हैं। तो हम भी ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इकट्ठे करते हैं और इस तरह आपका टाइम इकट्ठे भी गुजरता है और बहुत ही अच्छा भी गुजरता है। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि आज की वीडियो में आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर करूं, ताकि आपको डिफरेंट वीडियोस देखने के बजाय आप सारी चीज़ें जो है वो एक ही वीडियो में एक ही जगह पर पा सकें। लेकिन अगर आपको किसी ख़ास टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे आप जानना चाहते हो कि सीड्स कैसे लगाते हैं या डिफरेंट तरह की डिज़ीज़ के बारे में प्लांट्स की जानना चाहते हो, या किसी एक स्पेसिफ़िक प्लांट की जो ग्रोथ, उसकी फर्टिलाइज़र, उसकी केयर के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की है इस वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए, तो एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, हैप्पी गार्डनिंग।
रात तुम्हें कहाँ गली चना। फ्रेंड्स, आज हम कुछ पके हुए टमाटो जो हैं उनको हार्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर बैल्कनी में काफ़ी सारे टमाटोज जो हैं पक के रेडी हो गए हैं। कुछ थोड़े से लाइट कलर के भी हैं, लेकिन इन्हें भी मैं आज ही हार्वेस्ट कर लूँगी और ये आहिस्ता आहिस्ता साथ में खुद ही पक के रेडी हो जाएगा। देखिए इसका देखिए कलर चेंज हो चुका है और ये कुछ दिनों तक जो है खुद ही बिल्कुल रेड हो जाएगा। अच्छा जी, और भी है यहाँ पर, देखते हैं। ये तो पूरा एक क्लस्टर बना हुआ है, इसमें से हम एक वाले जो है को तोड़ लेंगे आज। भी हैं जिनका कलर चेंज हो गया है, तो सोच रही हूँ थोड़े दिनों तक इन्हें हार्वेस्ट करूँ या कर लूँ। चलो इसे कर लेते हैं, ये काफ़ी हो गया है। प्लेट छोटी हो गई है और टमाटर जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। साइज भी इस दफ़ा बहुत कमाल का है। नीचे रख लेते हैं।